ठीक है, लेट अस बिगिन द न्यू चैप्टर कॉल्ड इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, वेरी स्मॉल चैप्टर एंड वेरी इजी ऑल्सो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर का एक मैं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट कि क्या है ये इंडेक्स नंबर। डेफिनेशन इसका सिंपल डेफिनेशन ये हो सकता है कि इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस एज इन स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। ठीक है, डिवाइसेस used for measuring the net amount of change in a group of related variables ठीक है, over a certain period of time देखो, एक दो प्रैक्टिकल बात मैं करता हूँ। वैसे इस पे बहुत लंबा कहानी अपन बात कर सकते हैं, लेकिन सब कहानियों पे रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, एग्जाम में बहुत कम चांसेस है कि उन सबसे कुछ पूछा जाएगा। मेनली तो हम लोग सम्स पे ही फोकस कर रहे हैं, बट स्टिल लेट अस हैव अ रफ आइडिया कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर। हम जब बोलते हैं कि इंडिया में महंगाई बहुत बढ़ गया है, ठीक है, तो ये किसी एक प्रोडक्ट को देख के बोला जाता है क्या? ये तेल का इन पर्टिकुलर दाम बहुत बढ़ गया है इसीलिए वी कैन से कि महंगाई बढ़ गई, क्या कहते हैं? नहीं सर। तो महंगाई बढ़ गया है ये बात बोलने के लिए एटलीस्ट कितना कमोडिटी का प्राइस बढ़ना चाहिए? ऐसा कुछ है क्या फिक्स कि मतलब 5 जन का प्राइस बढ़ जाएगा तो अपन बोल देंगे महंगाई बढ़ी है, या नहीं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जनरली ये है कि ये जो लाइन है ना कि महंगाई बढ़ गया, ठीक है, ये इन जनरल ये रिप्रेजेंट करता है कि जितना भी कमोडिटी है सब में ओवरऑल एक पॉजिटिव चेंज आया है। पॉजिटिव चेंज इन द सेंस कि किसी का दाम अगर पहले 5 रुपया था तो अब 7 रुपया है, किसी का दाम पहले 10 रुपया था तो अब 20 रुपया है। तो कोई कोई चीज का दाम एकदम डबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का बात करो तो 2011-12 में पेट्रोल वगैरह का प्राइस 55 रुपया 57 रुपया के आसपास होता था। आज 10 साल के अंदर में देख रहे हो कि मतलब वो सीधा 100 रुपया चला गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। कोई कोई चीज का प्राइस हो सकता है कि डबल ना हुआ हो, लेकिन फिर भी एक सर्टेन चेंज उनमें देखा गया हो। ठीक है, और ऐसा मान लो कि एक इकोनॉमी में कंज्यूम होने वाला बहुत सारा प्रोडक्ट होता है। दाल है, चावल है, सब्जी है, दूध है, मछली है, अंडा है, चिकन है, तेल है। मतलब समझ रहे हो ना कि कंज्यूमेबल्स बहुत सारा है। ठीक है, और हर एक कंज्यूमेबल आइटम का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ना कुछ रेट से जो है वो प्राइस इंक्रीज होता है। तो अभी क्या है कि एक एक कॉमोडिटी करके स्टडी करेंगे तो फिर नंबर ऑफ कॉमोडिटीज बहुत हो जाए। ठीक है, तो इन सारे कॉमोडिटीज के अंदर में जो प्राइस चेंज का एक क्या बोलूं कंबाइंड स्टडी जो होगा कि प्राइस बढ़ा, ठीक है, और इन जनरल कितना रेट से बढ़ा, उस चीज को हम बोलेंगे इंडेक्स नंबर। मतलब वो जो काम किया जाएगा ना कि सारे कमोडिटीज के प्राइस में चेंज का स्टडी कंबाइंड वे में, दैट विल बी डन बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। आया लॉजिक समझ के? इंडेक्स नंबर जनरली क्या चीज में हेल्प करेगा हम लोगों को? जितना भी कनेक्टेड कमोडिटी है उनके प्राइस में एक एवरेज चेंज एक साथ कंबाइंड वे, वो होगा इंडेक्स नंबर के हेल्प से वो स्टडी होगा। आया समझ? नहीं आया समझ के इंडेक्स नंबर क्या करेगा क्या नहीं करेगा? ओके, और एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फील आए कि एक्चुअली इंडेक्स नंबर करने वाला क्या है। हम कहते हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम अपने इंडस्ट्रीज के तरफ जाए तो अगर सपोज करो कि इंडिया में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री किसी का नाम लेते हैं, मान लो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का नाम ले लेते हैं, अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो क्या हम बोलेंगे कि हमारे कंट्री में इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो रहा है, बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर।
नहीं, इंडस्ट्री हमारे कंट्री में बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है, ये हम कब बोलेंगे? जब सारा इंडस्ट्री अच्छा, जब सारा इंडस्ट्री मतलब कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाया, मानो कि टेलीकॉम बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाया है, लेकिन स्टील इंडस्ट्री को भी थोड़ा ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, ऑयल इंडस्ट्री को भी थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, आईटी इंडस्ट्री को भी थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। सब जब मिला जुला के थोड़ा 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 ग्रोथ दिखाएगा, तो ना हम ओवरऑल बोलेंगे कि मतलब हमारा जो इंडस्ट्रियल मतलब क्या है कि अरीना है हमारे कंट्री का, वो ग्रो हो रहा है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? या किसी एक दो इंडस्ट्री से ही हो जाता है कि नहीं ठीक है इकोनॉमी में इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रहा है? बोलो, सबका देखना होता है कि एक दो से हो जाता है? सबका सबका। सबका देखना होता है। अब लेकिन यार वापस से ये सबका डेटा इंडिविजुअली अलग अलग से यदि मैं मेंटेन करने का ट्राई करूं, स्टडी करने का ट्राई करूं, तो कितना अलग अलग वैरायटी ऑफ सेक्टर्स है। तो विल इट बी पॉसिबल टू हैव अ ब्रॉड पिक्चर ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज एट वन गो? एक शॉट में सबका एक ब्रॉड पिक्चर आ पाएगा अगर इंडिविजुअल स्टडी किया जाए तो? नहीं, या नहीं आ पाएगा? नहीं। नहीं आ पा रहा। तो उन लोग सारे को एक ही जगह पे ला के एक ब्रॉड स्टडी करने के लिए वापस से आपके काम में कौन आएगा? इंडेक्स नंबर। ठीक है, कि इंडेक्स नंबर के हेल्प से जितना भी अलग अलग इंडस्ट्री है, ठीक है, वो सारा आपस में तो इंटरकनेक्टेड है ही थोड़ा बहुत। तो वो जो सारा इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, उसका जो डेटा है, उसको अगर आप एक साथ स्टडी करना चाहते हो, तो अगेन देयर यू कैन यूज दिस स्टैटिस्टिकल टूल कॉल्ड इंडेक्स नंबर। आया इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है कि यूज समझ में आप लोग को या नहीं आया? बताओ एक बार। आ गया सर। आगे तो सब लोग बेटा मिलके एक बार डेफिनेशन को और पढ़ते हैं, देखते हैं कि फील आ रहा है कि नहीं आ रहा कि इंडेक्स नंबर एक्चुअली क्या चीज है। इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस, ज्यादा बेटर होगा कि स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस सोचो, यूज्ड फॉर मेजरिंग द नेट अमाउंट ऑफ चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स होगा, मान लो कि अलग अलग इंडस्ट्री का आउटपुट, ये मान लो कि अलग अलग कंज्यूमेबल आइटम का प्राइस। ठीक है, ये लोग ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स हुआ। इन लोग सारे में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ऑन एन एवरेज क्या चेंज आया, उसके स्टडी को अगर हम एक साथ करना चाहें, तो दैट कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। इज द आइडिया ऑफ इंडेक्स नंबर क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। यस यस सर। ओके। अब इसमें और भी कहानी वहानी है, लेकिन मैं कहानी सुना के बोर नहीं करूंगा आप लोगों को। ठीक है, वो कभी ऑफलाइन में मिलेंगे तो किसी दिन बैठ के ऐसे मैं बात कर लूंगा उस पर। हाँ, अभी डायरेक्टली क्वेश्चंस वाले एरिया में ही चलते हैं। इसमें कहानी बिना सुने भी सवाल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक बात मैं थोड़ा सा बस बता दूं आप लोगों को, टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर में तीन टाइप का इंडेक्स नंबर होता है जनरली। एक होता है बेटा प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। दूसरा होता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और तीसरा होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। तीसरा होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो तीसरा होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब हमारे जो कोर्स में है वो ये वाला और ये वाला नहीं, हम सिर्फ इस पे फोकस करें, प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, हमको नीचे का दो टू नहीं पढ़ना है। तो इन आवर प्रेजेंट syllabus, present course, we will study only about price index number. We will study only about price index number. ठीक है, ये हमारे सिलेबस। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टली मेथड्स ऑफ methods of construction of index number। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। एक्चुअली में इसका नाम ये नहीं होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ऑफ
इंडेक्स नंबर, बट बुक्स वगैरह में कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ही लिखा हुआ रहता है, तो मैंने भी एक बार के लिए वो लिख दिया। बट आप मेनली मन में ये सोचो कि हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। 3-4 अलग अलग मेथड है। एक बार मैं पहले सारे मेथड्स का एक बार नाम बताना चाहता हूँ आपको कि अलग अलग मेथड का नाम क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है इसके अंदर में, काम करते हैं इसको एक नए पेज पे ही ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा चार्ट बने। ठीक है, देखो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स नंबर। इसको फाइंड करने का बेटा सबसे पहले दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन। सबसे पहला वाला अनवेटेड, ठीक है, या फिर सिंपल भी कह सकते हो, और दूसरा है वेटेड, ठीक है, या फिर अरिथमेटिक मीन मेथड। अरिथमेटिक अरिथमेटिक मीन, एक एक करके सब में डिटेल में बात करेंगे कौन सी मेथड में क्या करना है, कैसे फाइंड करना है, पर बस मेथड सबका नाम सुन लो, ठीक है। फिर उसके बाद अनवेटेड के अंदर में भी दो टाइप है, ठीक है, इसके अंदर में भी दो टाइप है। पहला टाइप है जिसको हम बोलते हैं सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव, ठीक है। और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस, ठीक है। और दूसरे वाले में भी दो मेथड है। इसमें पहला है वेटेड एग्रीगेट, वेटेड एग्रीगेट, और दूसरा है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड, प्राइस रिलेटेड। आपको ये चारों नाम याद होना चाहिए, मतलब चारों नाम का इंडेक्स नंबर फाइंड करने का तरीका अलग अलग है। सिंपल एग्रीगेटिव का अलग तरीका है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का अलग तरीका है, वेटेड एग्रीगेट अलग तरीका है, और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का अलग तरीका है, ठीक है। और इन सारे तरीके को ही हम लोग एक एक करके प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कौन से तरीके में क्या करना है। और एग्जाम में आपको ऐसा कुछ बोला हुआ रहेगा कि फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय सिंपल एग्रीगेटिव, तो आपको ये वाला तरीका यूज करने के बीच में सिखाया जाएगा। बोला रहेगा कि फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड, तो आपको इससे रिलेटेड तरीका यूज करना पड़ेगा। इसका नाम रहता है तो इसको यूज करना है, इसका नाम रहता है तो इसको यूज करना है। बस ये चारों नाम आपको प्रॉपर्ली याद रखना है, ठीक है। अब इन सब तरीके पे एक एक करके बात करेंगे। उसके पहले मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जिसका नाम है प्राइस रिलेटेड। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको इंडेक्स नंबर का एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि इंडेक्स नंबर में होने वाला क्या है, ठीक है। तो आओ समझते हैं द टर्म प्राइस रिलेटेड। प्राइस रिलेटेड, इसका क्या मतलब है? प्राइस रिलेटिव का मतलब है, देखो मैं डेफिनेशन पहले इसका भी लिख देता हूँ। प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव और सिंपली a relative, a relative is the ratio of the current price, the current price of a certain item, certain item
of a certain item to the price of the same item at some point of time in the past, called base period, or reference period, or reference period. ठीक है, expressed as percentage, full stop. Hence एक फॉर्मूला टाइप दे रहा हूँ प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए, इसको याद रखना है. Hence प्राइस रिलेटिव is equal to current price divided by base price into 100. current price by base price into 100. ठीक है, ये है फॉर्मूला. अब यहाँ तक देखो, ठीक है, मैं एक बार इसको रीड भी नहीं करवाता हूँ, इसका एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन भी, उसको भी देख लो. फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और वहां से मैं आप लोगों को समझाऊंगा. सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट इसका ऐसा है कि P of 01 is equal to P of 1 by P of 0 into 100. ये इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पर P of 01 का मतलब हुआ, एक सेकंड रुकना, ये 01 में ठीक से लिखिए, P of 01. ठीक है, P of 01 का यहाँ पर मतलब हो गया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंडेक्स नंबर, ठीक है, ऑफ करेंट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू बेस पीरियड. ये पहले इसको समझिए, ये जो है P1, ठीक है, दिस P1 रिप्रेजेंट्स करेंट प्राइस, P0 रिप्रेजेंट्स बेस प्राइस, ठीक है, और P01 रिप्रेजेंट्स प्राइस रिलेटिव ऑफ द करेंट टाइम विथ बेस पीरियड. ठीक है, P01 represents price relative at the current time with base period. ये इन सारे सिंबल्स का मतलब है. इन सिंबल्स का इंटरप्रिटेशन समझ में आया? P1 का मतलब क्या रहेगा, P0 का मतलब, या P0 का मतलब क्या रहेगा, और P01 का क्या मतलब रहेगा, बताओ एक बार. आया 01 वाला वापस बता देना. 01 वाला मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख भी देता. प्राइस रिलेटिव, ठीक है, एट करेंट टाइम with respect to WRT, मतलब with respect to base period. ठीक है, इसका अभी टेंशन मत लो, मेरे को एग्जांपल लेने दो. एक एग्जांपल के बाद में ये पूरा डेफिनेशन में दोबारा पढ़ के बताऊंगा, मतलब आप लोगों को एकदम अच्छे से फील आ जाए. एक बार का P1 का मीनिंग क्लियर है क्या, ये बताओ. हाँ सर. हाँ सर. तो भी बेटा थोड़ा एनर्जी दिखाओ. क्लियर है P1 का मीनिंग, नहीं क्लियर है? हाँ सर. और P0 का, P0 का, हाँ सर. हाँ Clear. सर. और P01 का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तब मैं इस पे आके वापस से कमेंट करूंगा तो आपको अच्छे से फील आएगा. ठीक है, सपोज करो एक इंडेक्स, मतलब प्राइस रिलेटिव मैं आपको निकाल के बताता हूँ. मान लो कि 1998 में, ठीक है, चावल का, राइस से किसी पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ राइस का प्राइस था, सपोज करो 10 रुपीज पर केजी. ठीक है, द प्राइस वाज 10 रुपीज पर केजी, रुपीज 10 पर केजी. फिर मान लो कि 2000, 2 साल के बाद में सेम राइस मार्केट में थोड़ा सा महंगा हो गया. ठीक है, तो अब ये बिक्री हो रहा था रुपीज 15 पर केजी.
ठीक है। और कोई अगर मेरे को बताए कि 2000 के अंदर में इस राइस का आप लोग हमको रिलेटिव प्राइस बताइए इन कंपैरिजन टू 1998, 2000 के अंदर में इस राइस का रिलेटिव प्राइस बताइए इन कंपैरिजन टू 1998, तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखा जाएगा, अगर स्टेटमेंट में लिखना हो तो रिलेटिव प्राइस ऑफ राइस इन 2000, ठीक है, विथ 1998 एज बेस ईयर यानी कि रेफरेंस ईयर, ठीक है ना, कि जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम 2000 के अंदर के प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं 1998 के प्राइस से, तो जिससे कंपैरिजन होता है जिस प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस पीरियड ऑफ टाइम से होता है, उसको बेस ईयर बोला जाता है। और जिस टाइम को हम लोग एक्चुअली ऑब्जर्व करने का ट्राई कर रहे हैं तो उसको करेंट टाइम बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? बोला हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो ये जो डेटा है बेटा 10 वाला डेटा, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे लिए पी नॉट, प्राइस इन द बेस। ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? करंट प्राइस, यानी कि P1 P1, ठीक है। और हम जो फाइंड करेंगे वो हम फाइंड करेंगे P01। P01 का मतलब हो गया कि रिलेटिव प्राइस इन द करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। आया फील समझ? नहीं आया फील समझ? आगे 2000 कंपेयर टू प्राइस इन 1998, ठीक है। और इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर क्या बताया, करंट प्राइस ऊपर रहेगा, बेस प्राइस नीचे रहेगा, और इनटू किससे करेंगे अपन? 100 से। तो सॉल्व यदि करोगे तो आपको मिलेगा 15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो ये आपको दे देगा बेटा 150। क्या दे देगा बताओ? 150। अब इसका बड़ा शानदार इंटरप्रिटेशन, इसका इंटरप्रिटेशन ये है, इट मीन्स that if the price of rice was rupees 100 in the year 1998, that is base year, then the price of the rice in 2000 will be rupees 150। इंडेक्स नंबर 150 आने का मतलब ये होता है, ठीक है। मतलब इंडेक्स नंबर आपका जो भी आएगा, ठीक है, उसमें आप डायरेक्टली हमेशा ये सोचोगे कि उस सेम कमोडिटी का बेस ईयर में प्राइस था 100, और जो भी 100 से ज्यादा आपका इंडेक्स नंबर आया है उतना अमाउंट उसके प्राइस में इंक्रीज होगी। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? आगे सर। आगे क्लियर है ना? पक्का? हाँ सर। मतलब अब बेटा हाँ हमेशा 100 ही लेना है क्या? 100 लेना नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला ही ऐसे डेवलप किया गया है, ठीक है, तो मतलब वो 100 का ही आएगा। मैं थोड़ा सा चलो फील भी करा देता हूँ यदि आपको वैसे मैथमेटिकली इसको समझने की इच्छा है तो, ठीक है। आप ऐसा समझो कि बेस ईयर में प्राइस कितना था? P0। और करेंट ईयर में प्राइस कितना था? P1। बोलो आया ना? हाँ अब एक यूनिट मतलब अगर प्राइस P0 था तो उससे 1 रुपी का क्या हो जाएगा? P1 बाई P0। क्या बोलते, अगर 1 यूनिट का निकालना चाहो हाँ सर। और 100 का निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा? P1 बाई P0 इंटू 100। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बेस ईयर में 100 रुपए का जो भी चीज आ रहा होगा ना, जितना भी आ रहा होगा, वो सेम चीज करेंट ईयर में कितना रुपए का आएगा। आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? इसीलिए मतलब बेस ईयर में हमेशा 100 रहता है उसका प्राइस, और जो भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्राइस होता है वो प्राइस इंक्रीज होता है। और करेंट ईयर में 100 प्लस इंक्रीज यानी कि 150 में मिलेगा वो वाला सामान। ये है प्राइस रिलेटिव का अंडरस्टैंडिंग। आया समझ? नहीं आया समझ? बताइए। आ गया सर। आगे ठीक है। अब एक बार बेटा और पढ़ते हैं, तो ये क्या मैं लिख रहा था आलतू फालतू। देखो
A price relative or simply a relative is the ratio of the current price of a certain item to the price of the same item at some point of time in the past called the base period or the reference period expressed as percentage. expressed as percentage. बोलो इस बार ये पढ़ के फील आ रहा है नहीं फील आ रहा? हाँ सर। आ गया सर। पर सर अपन तो रुपीस में लिखा है ना इंटरप्रिटेशन में। नहीं, इंडेक्स नंबर का कोई वो नहीं होता है, मतलब वैसे तो इस 150 का कोई यूनिट वगैरह नहीं होगा, हाँ लेकिन इंटरप्रिटेशन में ऑब्वियसली हम ये लिखेंगे कि एक सामान जो बेस ईयर में 100 रुपए का था वो करेंट ईयर में अब 150 रुपए में बिक रहा है, यानी कि 50% इंक्रीज है उसके प्राइस में। ठीक है सर। आया समझ नहीं आया समझ? आ गया। आ गया सर। और इंडेक्स नंबर का खुद का बेटा कभी भी कोई भी यूनिट वगैरह नहीं होगा, वो जस्ट एक नंबर होगा, ठीक है, वो जस्ट एक नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक रेशियो से मिल रहा है हम लोग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस सर। हाँ सर। यस सर। बोलो ठीक। आ जाओ, अब मैं आप लोग को जो इसमें टोटल अपने को कितना मेथड सीखना है, मतलब मोटा मोटा 4 है, वैसे इसका हम लोग 3 ठो सीखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 5 और एक ये 6 मेथड सीखना है हम लोग, जिसमें से 2 मैं आप लोग को आज ही सिखा दूंगा, ये वाला और ये वाला मैं आज सिखा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से बस देखते रहो। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कि सिंपल एग्रीगेटिव वाला तरीका क्या होता है। सिंपल एग्रीगेटिव वाला तरीका क्या होता है, इस पे बात करेंगे, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में कुछ खास नहीं होता। इस मेथड में आपको सिंपली एक फॉर्मूला यूज करना होता है, मैं बता रहा हूँ वो फॉर्मूला क्या है। वही प्राइस रिलेटिव वाला एक फॉर्मूला है। इन दिस मेथड we use P of 01 यानी कि relative price in the current year with respect to the base year is equal to summation P1 divided by summation P0। summation P1 का मतलब हुआ कि current price of all the commodities का sum, ठीक है, current price of all the commodities का sum। और summation P0 का मतलब हुआ कि प्राइस इन बेस ईयर ऑफ ऑल द कमोडिटीज का सम, प्राइस इन बेस ईयर ऑफ ऑल द कमोडिटीज का सम, ठीक है। और दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। आया समझ नहीं आया समझ बताओ एक बार। आ गया सर। मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ सबका। E of 01 will mean here index number of current year with respect to the base year, ठीक है। फिर समेशन P1 का मतलब हो जाएगा सम ऑफ प्राइसेस ऑफ all items in the current year और समेशन P0 का मतलब हो जाएगा सम ऑफ प्राइसेस ऑफ all items in the base year ठीक है। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड क्लियर है नहीं क्लियर है बताइएगा क्या करना है इसमें। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है। तो जब भी बेटा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्वेश्चन में मेंशन्ड हो तो बस ये वाला है, एकदम सिंपलेस्ट है ये वाला, ठीक है। करके दिखाता हूँ इसका एप्लीकेशन। ये देखो, ये है आप लोग का पहला सवाल। फाइंड बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड द इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है।
पूछे कि यहाँ पर कमोडिटी का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है बेस प्राइस और यहाँ पर दिया हुआ है करंट प्राइस, ईयर वीयर का नाम मेंशन नहीं किया, और इस डेटा का हम लोग को इंडेक्स नंबर बताना है। ठीक है, इस डेटा का हम लोग को इंडेक्स नंबर बताना है। तो मैंने टेबल दोबारा बना लिया, बिकॉज इस टेबल की मदद से हम लोग को काम करना होगा। तो अगर मैं इसका इंडेक्स नंबर निकालना चाहता हूँ बेटा, तो मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा बताओ एक बार। सम ऑफ ऑल द करेंट ईयर प्राइस, सम ऑफ ऑल द बेस ईयर प्राइस। ये गलत बोल रहा हूँ? सही है। बस 2 लोग को सही लग रहा है, बाकी लोग गलत लग रहा है। बताओ यार कुछ। सही है सर। सही है। तो एक बात बताओ मेरे को कि करंट प्राइस वाले कॉलम के नीचे मैं क्या लिखूं, समेशन ऑफ P1 लिखूं कि P0 लिखूं? P1। P1। और इसको जोड़ोगे तो शायद 167 आएगा। सही है। और समेशन बेस के नीचे क्या लिखूं? P0। P0। यहाँ से आ जाएगा 141। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है। क्लियर। अब बेटा अगर मैं P0 और 1 फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या होगा? समेशन Summation P1 by summation P0 into 100 into 100, करेक्ट, into इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 167 by 141 into 100। क्लियर है नहीं क्लियर है बताइए को। हाँ सर। सिंप्लीफाई करके बेटा इट विल गिव यू 118.44, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा 118.44। तो इसका मतलब है कि जो भी ये बेस ईयर रहा होगा और जो भी ये करंट ईयर रहा होगा, इन दोनों के अंदर में हम देख रहे हैं कि इन कमोडिटीज का अगर ऑन एन एवरेज हम स्टडी करना चाहें कि प्राइस में कितना परसेंट का इंक्रीज आया है, वी कैन से कि 18% इनका प्राइस राइज हुआ है। ठीक है, तो यही जो 18% इस टाइप के कमोडिटीज का कलेक्शन बना के और इस टाइप का इंडेक्स नंबर निकाला जाता है, इसी से इन्फ्लेशन डिसाइड होता है। अगर आप लोग ने सुना होगा तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, ये सब शायद इको में ये सब वर्ड सुना होगा आप लोग, या नहीं सुना है अभी तक कभी? सुना है कि नहीं सुना? सुना है। तो वो यही होता है कि इस तरीके से सारे कमोडिटीज का, मान लो कि जैसे कंज्यूमर कमोडिटीज है तो बहुत सारा कमोडिटीज का एक लिस्ट बनाया जाता है, उसका बेस ईयर में प्राइस, उसका करंट ईयर में प्राइस लिखा जाता है, और इसी तरीके से कैलकुलेशन होता है, और लास्ट में ये जो भी कुछ निकल के आता है उससे बोला जाता है कि देखो ओवरऑल इतना परसेंट का जो है वो इंक्रीज हो गया। जैसे इस डेटा से हम क्या कह सकते हैं कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ बताओ? 18%। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ 10 वी कैन, हम लोग see that the average increase in the price of the commodities, in the price of the commodities is कितना? 18.44%। आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर हमेशा हाँ कहो बेटा क्या कह रहे हो? सर हमेशा मतलब करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर ही होगा क्या? हमेशा करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। बेस ईयर कैन बी चेंज, ठीक है, लेकिन हमेशा बेस ईयर के रिस्पेक्ट नहीं। मतलब जब तक ये लिख रहे हो ना P ऑफ 01, इसका मतलब है कि करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है सर। मतलब 1 विद रिस्पेक्ट टू, मतलब 0 विद रिस्पेक्ट टू 1 नहीं हो सकता? नहीं, वो होने के लिए ये लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। आगे देखेंगे इसका भी थोड़ा सा काम आएगा बीच में, जब आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 10 का क्या मीनिंग होगा। ठीक है, लेकिन इस वाले सिंबल का हम लोग के लिए ये मीनिंग है कि प्राइस ऑफ करेंट ईयर विथ कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू बेस ईयर। आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, फिर जैसे देखो एक क्वेश्चन ये लिया मैंने आप लोग के लिए एग्जांपल टू। इन द अबव एग्जांपल, यानी कि पुराने वाले एग्जांपल
कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव ऑफ फिश एंड कोल। इंडिविजुअली पूछ रहा है कि मछली का प्राइस रिलेटिव बताओ और कोल का प्राइस रिलेटिव बताओ। देख लेते हैं, कोई बड़ा बात तो है नहीं। क्या ये वाला टेबल कॉपी कर लेते हैं, इससे काम हो जाएगा। ये टेबल था पुराने वाले क्वेश्चन में दिया हुआ। तो बताओ मेरे को, अगर प्राइस रिलेटिव ऑफ फिश निकालना है क्या होगा? 64/54 into 100. प्राइस रिलेटिव ऑफ फिश इज इक्वल टू, फिश की केस में देखो बेटा, करेंट ईयर में 64, बेस ईयर में 54, तो द आंसर वुड बी 64/54 into 100। तो बता सकते हैं कितना आएगा? ये कैलकुलेट कर लीजिए। बोलो स्टूडेंट्स। 118.51 या 518 रहता है तो चेंज करके आप राउंड ऑफ करके 52 कर सकते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है बताइएगा। क्लियर है सर। अच्छा, और प्राइस रिलेटिव ऑफ कोल बताओ। 18/15 into 18/15 into 100 कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 120. 1. 112 से, तो ये इनका प्राइस रिलेटिव, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल प्राइस रिलेटिव। फिर चलते हैं आगे। अब प्राइस रिलेटिव, प्राइस इंडेक्स यूजिंग प्राइस रिलेटिव, ठीक है। सिंपल एग्रीगेट हो गया खत्म, ठीक है। सिंपल एग्रीगेट में मैं एक ही इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के बारे में था। अब आप देखो कि दूसरा मेथड का नाम क्या था। दूसरा मेथड का नाम था बेटा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। अब ये सिंपल वर्ड कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। मेनली आप यही देखोगे कि एक जगह सिंपल एग्रीगेटिव और दूसरी जगह एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये चीज मेंशन रहेगा, ठीक है। ये प्राइस रिलेटिव मेंशन रहेगा। क्लियर है बात या नहीं क्लियर है बताओ एक बार। क्लियर सर। तब थोड़ा सा हम लोग बेटा इस पे बात कर लेते हैं कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ये चीज कैसे हम लोग को वो करेगी, कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन। सिंपल ही है बहुत ज्यादा, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। इस मेथड में आपको करना है क्या, मैं ज्यादा है कि ताम झाम नहीं करूंगा, दो सिंपल लाइन बोलूंगा और वो सिंपल लाइन आप याद रखना, आपका सवाल सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला बात मैं बोलूंगा बेटा आपको कि फाइंड द प्राइस रिलेटिव ऑफ ईच आइटम इंडिविजुअली, ठीक है। फाइंड द प्राइस रिलेटिव ऑफ ईच आइटम इंडिविजुअली। फाइंड द प्राइस रिलेटिव ऑफ ईच आइटम, ये हो गया पहला पार्ट, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है कि फाइंड द एवरेज ऑफ all the individual price relative obtained in step 1, ठीक है। मैं अप्लाई करके बताता हूँ तब ये ज्यादा क्लियर होगा। बहुत सिंपल है, आपको टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा मेथड है, ये एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। ये प्राइस रिलेटिव मेथड भी अगर कभी बोलता है तो मतलब यही वाला, ठीक है। हालांकि ज्यादा अच्छा रहता है कि एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेंशन कर दे तो ठीक रहेगा, गलत जगह भी बता दिया उसको।
इसका भी एक इलस्ट्रेशन करेंगे, उससे मतलब एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर डेटा इन एग्जाम्पल 1, यानी कि ये वाला सेम डेटा, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स यूजिंग द प्राइस रिलेटिव मेथड, यूजिंग द प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो प्राइस रिलेटिव मतलब ये जो है, ऐसे एक बार देख लेते हैं करंट बुक में क्या मेंशन कर रखा है। बोला तो ये प्राइस रिलेटिव मेथड ही है, हालांकि मैंने सवाल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट, क्योंकि प्राइस रिलेटिव बोलने से तो फर्स्ट मेथड ही ज्यादा दिमाग में आएगा। यूजिंग द, आप ऐसा सोचो, एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, यानी कि ये इस मेथड का बात कर, ये एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, और सिंपली प्राइस रिलेटिव बोलने से तो यार यही वाला मेथड होना चाहिए, प्राइस रिलेटिव मेथड। तो यहाँ पर भी देखो भाई सिंपल एग्रीगेट बोला है वैसे यहाँ पर, बट प्राइस रिलेटिव तो इसमें यूज होता ही। आप लोग ये चीज देख लेना कि प्राइस रिलेटिव बोले ज्यादा अप्रोप्रिएट वैसे एवरेज प्राइस रिलेटिव होगा। ठीक है, इन दोनों में से ये सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव कुछ भी अगर ऐसा इस तीन में से आपको दिखाई दे, तो जो मेथड में अभी एक्सप्लेन करने वाला वो वाला लगाना है। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। क्लियर। और सिंपल एग्रीगेट रहने से जो पहले बताया था वो वाला कि सबका इसका टोटल कर लो, करंट प्राइस का सारा बेस प्राइस का टोटल कर लो, उनका रेशियो इनटू 100। ठीक है, और एवरेज प्राइस रिलेटिव या प्राइस रिलेटिव मेथड या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव कुछ भी ऐसा बोले तो आपको ये नया वाला मेथड यूज करना है। इस मेथड में मैंने पहला स्टेप आपको ये बताया कि सारे आइटम का इंडिविजुअली प्राइस रिलेटिव निकालना है हमें। ठीक है, और वो एक नए कॉलम में हम निकाल लेते हैं कि इंडिविजुअली जिनका प्राइस रिलेटिव होगा, प्राइस रिलेटिव, ये निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, P1 बाई P0 इंटू 100 करके निकलेगा। सही कह रहा हूँ क्या बताओ एक बार, आया ना। हाँ सर। अच्छा, तो सबका कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसका प्राइस रिलेटिव क्या हो जाएगा, राइस का 35 बाई 30 इंटू 100। समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। अच्छा, जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो दिस विल गिव यू 116.67। ठीक है, 116.67। दूसरे वाले का प्राइस रिलेटिव का स्ट्रक्चर बता सकते हो क्या आएगा, वीट का 25 by 22 into 100। 22 इंटू 100। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे दिस विल गिव अस 113.64 ये दे देगा। थर्ड वाले का बताओ क्या होगा, 64 by 50 बाई 54 इंटू 100। ठीक है, दैट विल गिव अस 118.52। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले का 25 बाई 20 इंटू 100, दैट विल गिव अस 125, और 18 बाई 15 इंटू 100 लास्ट वाले का 120। 120। ठीक है, अब क्या है आपको कि सारे प्राइस रिलेटिव का आपको निकालना है, नॉर्मल एवरेज निकालना है। ठीक है ना, इन लोगों का एवरेज निकालना है। तो कोई भी सेट ऑफ नंबर्स का अगर एवरेज निकालना होता था तो क्या करते, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ये करते थे ना। हाँ सर। अच्छा, तो इनका टोटल बताओ जरा कितना आ जाएगा, मतलब ऐड करोगे तो दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ P1 बाई P0 इंटू 100। इस चीज का ये समेशन लिखा हुआ है ना, और ये टोटल करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 593.83। कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके। यहाँ तक समझ आ रहा है क्या, जवाब दो एक बार, है ना। हाँ सर। और आपको यदि इन सारे का वो चाहिए, एवरेज चाहिए नॉर्मल वाला, तो आपका P01 यानी कि इंडेक्स नंबर ऑफ करंट प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस इन द बेस ईयर, तो वो जिस मेथड से इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ, प्राइस रिलेटिव मेथड बोलो या एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड बोलो या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड बोलो, जो भी बोलो वो क्या हो जाए, दिस वुड बी इक्वल टू
समीशन ऑफ P1 by P0 into 100, ठीक है, यानी कि सारे के रिलेटिव प्राइस का एवरेज चाहिए ना, तो सारे रिलेटिव प्राइस का सम डिवाइडेड बाय कितना आइटम था, 1 2 3 4 5 आइटम, 5 तो किससे डिवाइड कर दोगे इस सिचुएशन में? 5 5 से। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कहो एक बार। हाँ सर। आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? 593.83 होल थिंग डिवाइडेड बाय कितना? 5, और सॉल्व करके दिस विल गिव अस 118.77। तो इसके हिसाब से हम क्या बोले, एवरेज इंक्रीज इन प्राइस कितना है? 18. Increase in price that is equal to 18.77%। पिछले वाले में 18.44 आया था, लेकिन मेथड चेंज करने से थोड़ा सा क्या है कि चेंज हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों मेथड से एग्जैक्टली सेम आंसर आए, ठीक है। तो ये मेथड पूरा क्लियर हुआ क्या? बताओ एक बार। आया ना? हाँ सर। हाँ तो मैं मोटा मोटा बोलूं तो बेटा 2 मेथड अपन ने सीखा अभी तक। एक अपन ने सीखा सिंपल एग्रीगेट वाला। सिंपल एग्रीगेट वाले मेथड में क्या होता है कि सिंपली सारे करंट प्राइस का सम, सारे बेस प्राइस का सम, सारा का करंट प्राइस डिवाइडेड बाय सारा का बेस प्राइस इनटू 100। ये हो गया सिंपल एग्रीगेट मेथड। हालांकि कहीं ना कहीं प्राइस रिलेटिव का ही कंसेप्ट इसमें भी यूज हुआ है, लेकिन इसको अपन कहते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड। क्लियर है? नहीं क्लियर है? बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर है। और दूसरे मेथड का बेटा नाम क्या है? स्टैंडर्ड नाम सिंपल एवरेज सिंपल एवरेज ऑफ Price प्राइस रिलेटिव। प्राइस अब क्वेश्चन में देखो यार, आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है कि फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय द हेल्प ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, या फिर ऐसा आ सकता है कि फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय द हेल्प ऑफ एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय द हेल्प ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिर्फ प्राइस रिलेटिव मेथड भी अगर बोलता है तो अपन सेकेंड वाला ही मेथड यूज करेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? पूरे पर है ना? हाँ सर। और दूसरे वाले मेथड में अपन बेसिकली करते क्या है, बताओ मेरे को। सारा प्राइस रिलेटिव का सम करता है और डिवाइड करता है उसको नंबर ऑफ मतलब आइटम्स। सारे आइटम का पहले इंडिविजुअली प्राइस रिलेटिव निकालना है, और उसके बाद में वो सारे प्राइस रिलेटिव का नॉर्मल एवरेज निकालना है, सिंपल एवरेज निकालते हैं, है ना? क्लियर? नहीं क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और जो वो वेटेड वाला पार्ट है, वो वेटेड वाले पार्ट का जो थ्योरी है वो भी मैं समझा दूंगा, और क्वेश्चंस भी अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। चलो फिर तब आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।